करते हैं गणित शिक्षा शास्त्र में हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है प्रभावी शिक्षण हेतु शैक्षणिक सहायक सामग्री। यहाँ सहायक सामग्री के बारे में ही बात करेंगे, जो कि स्पेशली गणित को पढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। सहायक सामग्री सबकी बहुत सारी सामग्रियाँ जो है वो एक जैसी ही होती है हर एक विषय के लिए, लेकिन गणित के लिए कुछ जो स्पेशल सामग्री होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शैक्षणिक सहायक सामग्री से। तो गणित के अध्यापन के दौरान हमें पाठ्यक्रम समझाने में शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है उन्हीं को हम शैक्षणिक सहायक सामग्री कहते हैं। और कई नवाचार हुए हैं, कई इनोवेशन हुए हैं, जिनकी हेल्प से जो हमारा अध्ययन है, अध्यापन है, उसको और रोचक बना सकते हैं, हम प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें, जो सामग्री यूज़ की जाएगी जिससे हम रोचक व प्रभावपूर्ण हमारा अध्ययन बनाएंगे, उसी को हम शैक्षणिक सहायक सामग्री कहेंगे। वहीं ये जो सामग्रियां हैं वो छात्रों का ध्यान केंद्रित ही नहीं करती, लेकिन जो है वो बच्चों को उचित प्रेरणा भी प्रदान करती है। मतलब इससे बच्चे केंद्रित भी रहते हैं, उनका ध्यान भी इस जो हम समझा रहे हैं उस पर भी रहता है सामग्री की मदद से, और वहीं की उसी के साथ साथ वो उन्हें प्रेरणा भी देती हैं। अब हम या तो वास्तविक वस्तु ला सकते हैं, चित्र ला सकते हैं, चार्ट या कोई और हमारे उपकरण का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे सभी छात्रों के मस्तिष्क में एक क्या बोल सकते हैं, बिंब का निर्माण होगा। एक उनमें वो जो चीज़ वो करके देखेंगे उसकी मदद से, या जो चीज़ वो देख रहे हैं या जो चीज़ सुन रहे हैं, देख सुन दोनों रहे हैं, तो हर एक चीज़ों से क्या होगा कि उनके दिमाग में उस चीज़ की, उस पॉइंट की छाप हो जाएगी कि हाँ ये मैंने करके सीखा था, तो वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को याद रख पाएंगे। अब हम देखते हैं कि शैक्षणिक सहायक सामग्री का उपयोग क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो हमारे आसपास बहुत सी ऐसी सामग्रियां हैं जो गणित को पढ़ाने, सीखने में काम आती है, जैसे रस्सी और कील का प्रयोग जो हम करते हैं। फिर घर में भी कई चीज़ उपयोग में आने वाली सी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हमें शेप्स बताना है तो डब्बे, अलग अलग प्रकार के डब्बों का यूज़ कर सकते हैं, चूड़ी का यूज़ कर सकते हैं, और सांप सीढ़ी और डाइस की मदद से हम अलग अलग प्रकार के गहन बच्चों को समझा सकते हैं। वहीं हम कागज़ का उपयोग करके ज्यामिति की विभिन्न आकृतियाँ बनवा सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं। वहीं वृत्त का क्षेत्र भी कागज़ पर बनाकर समझाया जा सकता है। वहीं अगर हमें शंकु के बारे में बताना है तो आइसक्रीम का कोण यूज़ कर सकते हैं। वहीं बीजगणित के जो समीकरण हैं उसको तराजू के माध्यम से समझा सकते हैं। वहीं हम देखते हैं तो पत्थर का आयतन निकालना, पीपल के पत्ते का क्षेत्रफल निकालना, इस प्रकार से हम बच्चों को क्षेत्रफल निकालने के लिए भी प्रेरणा दे सकते हैं कि वो किस प्रकार से इन चीज़ों को खुद से करें और अपने आसपास के जो सराउंडिंग है उसके बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे वो। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षण, गणित शिक्षण में सहायक प्रमुख सामग्री संसाधन। तो ऐसी कौन कौन सी है सामग्री या संसाधन जो कि प्रमुख हैं। तो गणित जो है वो एक प्रकार से नीरस है, अगर किसी को उसमें रुचि नहीं है तो उसके लिए वो नीरस होता है। तो इसी नीरसता को दूर करने के लिए और उसको रुचिपूर्ण आकर्षण बनाने के लिए गणित प्रयोगशाला का यूज़ किया जाता है। गणित लैब बनाए जाते हैं, गणित क्लब बनाए जाते हैं और गणित का मेला भी लगाया जाता है, ताकि नीरसता जो है बच्चों में वो कम होती जाए। फिर गणित के सिद्धांतों, नियमों को प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने के लिए विशेष प्रकार के कक्ष में अलग अलग उपकरण रखे जाते हैं और उनका उपयोग करना बच्चों को सिखाया जाता है। और उसे गणित प्रयोगशाला हम कहते हैं, जहाँ पे हम उपकरणों का यूज़ करके नियम और सिद्धांत सिखाते हैं। इससे बच्चों में की सक्रिय सहभागिता होना स्टार्ट हो जाती है और वो खुद करके सीखते हैं, तो ज़्यादा समय तक उसे ध्यान में रख पाते हैं। इसमें व्यक्तिगत अध्ययन पर भी बल दिया जाता है और कक्ष में अलग अलग प्रकार के उपकरण ये रख दिए जाते हैं, चार्ट, मॉडल, कंप्यूटर, इन सब का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से छात्र गणित के नियमों को, सिद्धांतों को सरलता से समझ पाएँ। वहीं हम देखते हैं कि छात्रों को अवलोकन शक्ति, प्रयोग एवं अभिव्यक्ति और निगमन शक्ति में प्रशिक्षित करना तब तक असंभव होता है जब तक गणित को सीधे ठोस स्वरूप से न जोड़ा जाए। तो
जब तक हम दूसरी उन जो भी हमारे बुक में चीज़ें हैं उनको अगर हम हमारे डेली लाइफ या बच्चे की डेली लाइफ से नहीं जोड़ते, तब तक बच्चा उन चीज़ों को नहीं समझ पाता और उसमें कोई भी चीज़ कोई भी स्किल डेवलप नहीं होता। तो सुधार के इस कार्य को गणित और भौतिकी में संपूर्ण रूप से अनुदेश की प्रयोगशाला विधि का विकास कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, प्रयोगशाला विधि। अब गणित प्रयोगशाला में फर्नीचर में कुर्सी, टेबल, अलमारी होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें प्रयोगशाला में होनी चाहिए, तो कुर्सी, टेबल, अलमारी में ताकि हम सारे उपकरण या कोई महंगी चीज़ रख सकें। वहीं उपकरणों में कैलकुलेटर, स्केल, टेप, वेट मशीन, थर्मामीटर, मापक यंत्र, लकड़ी के मॉडल्स, कोण, आयत, त्रिभुज, त्रिकोण, वर्ग, ग्राफ पेपर और घनाभ, कंपास बॉक्स, घड़ी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, प्लेन पेपर, इस प्रकार की जितनी भी यंत्र है और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमें रखना चाहिए। साथ ही साथ में प्रयोगशाला से लगा हुआ एक स्टोर रूम भी होना चाहिए जिसमें हमारा अतिरिक्त सामान रख सकें। तो ये तो बात थी कि प्रयोगशाला में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि गणित शैक्षणिक गणित प्रयोगशाला का महत्व एवं आवश्यकता, कि क्यों इसकी आवश्यकता हमें नज़र आई। ताकि सबसे पहले तो ये है कि बच्चे स्वयं करके सीखेंगे तो उनका ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, वहीं जो उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित होता है। साथ ही छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और छात्र क्रियात्मक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि छात्र दिन प्रतिदिन गणितीय समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं और छात्रों में गणितीय कुशलताओं का विकास होता है, जैसे विभिन्न प्रकार की आकृति बनाना, उसको मापन करना, उसमें शुद्धता लाना, इस प्रकार की कई चीज़ें बच्चा सीख जाता है। तो ये तो थी हमारे कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता। नेक्स्ट हम देखेंगे कि शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणित क्लब बना सकते हैं, फिर हम गणित मेला आयोजित कर सकते हैं, चार्ट या ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, वहीं प्रतिमान या मॉडल यूज़ कर सकते हैं और अगर हो पाता है तो हम वास्तविक वस्तुएं भी ले सकते हैं। अब गणित क्लब के लिए हम क्या करेंगे, तो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है, तो ये एक पाठ्य सहगामी क्रिया की तरह ही है और इससे जो ज्ञान है वो स्थायी होता है, छात्रों में आत्मविश्वास का विकास होता है। वहीं प्रत्येक छात्र कुछ न कुछ विशेषताएं होती है छात्र की और वो सामान्य कक्षा में प्रकट नहीं हो पाती, लेकिन जब हम उन्हें एक ऐसा माहौल बना के देते हैं जहाँ पे शिक्षक अनौपचारिक रूप से बच्चों से मिले, उनसे चर्चा करें, तो ऐसे कंडीशन में उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर निखर कर आती हैं। तो गणित क्लब का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकल के आएँ और इस प्रकार के क्लब में छात्र पर व्यक्तिगत हम ध्यान भी रख सकते हैं और जिससे वो सक्रिय भूमिकाएं भी निभा सकते हैं। नेक्स्ट है गणित मेला। तो विद्यालय में गणित के मेले का आयोजन कर सकते हैं हम, जिससे संबंधित मॉडल, खेल, वस्तुओं का प्रदर्शन हो। विद्यालय में मेलों का आयोजन बहुत लाभकारी होता है, जैसे विज्ञान मेला, क्राफ्ट मेला, गणित मेला, अलग अलग प्रकार के हम लगा सकते हैं और इसमें विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों और वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है। विद्यालय में वर्ष में एक बार ऐसे जो आयोजन करते हैं इसकी पूरी योजना बनाकर फिर कार्य विभाजन करना और उसके लिए अलग अलग निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेना, कमेटी का गठन करके और आयोजन के पश्चात उसकी समीक्षा करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकलेगी, साथ ही साथ वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना सीखेंगे और उनमें कई प्रकार की स्किल्स भी इससे डेवलप होती है। नेक्स्ट है हमारा चार्ट या ग्राफ। तो चार्ट सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में और यह शब्द, चित्र, रेखा, संकेत को मिलाकर बनते हैं। वास्तविक रूप में हम देखें तो रेखा चित्र किसी वस्तु या प्रक्रिया को का चार्ट होता है और चार्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पिक्टोरियल, संगठनात्मक, प्रवाह, समय या सारणीबद्ध, बार और भी कई प्रकार से। जैसे कि अगर हम संगठनात्मक चार्ट देखें तो इसमें
किसी संगठन को चार्ट के माध्यम से समझाया जाता है। पिक्टोरियल चार्ट देखें तो चित्रों के माध्यम से समझाए जाते हैं। वहीं प्रवाह चार्ट का प्रयोग जो है वो अधिकतर कंप्यूटर प्रोग्राम जैसी चीज़ों में होता है। वहीं समय या सारणीबद्ध जो चार्ट है, इसके माध्यम से हम समय आधारित जो जानकारियाँ हैं वो प्रस्तुत कर पाते हैं। वही बार चार्ट जो है ये गणितीय आंकड़ों को दर्शाता है। अब कुछ वास्तविक चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कक्षा में नहीं लाया जा सकता, लेकिन हमें बच्चों को उस चीज़ से अवगत कराना है, तो ऐसे में हम उसके मॉडल या प्रतिमान का यूज़ करते हैं। ये 2D भी हो सकते हैं, 3D भी हो सकते हैं। 2D भी यूज़ कर सकते हैं और जो 3D मॉडल्स होते हैं वो और ज़्यादा ही उपयोगी होते हैं, लाभकारी होते हैं। तो 3D मॉडल जो है वो वास्तविक वस्तु के अनुरूप ही दिखता है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों को बताना। वहीं हम देखते हैं वास्तविक वस्तु, तो कुछ प्रत्यक्ष वस्तु ऐसी होती है जो हम दिखा सकते हैं, बच्चों तक ले जाया जा सकता है, तो उन चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक वस्तु भी ले जाके हम उसे सिखा सकते हैं और इसकी सहायता से बच्चों का जो ज्ञान है वो और ज़्यादा अच्छे से उन्हें समझाया जा सकता है और उनका ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। तो प्रत्येक वस्तु हम क्या ले जा सकते हैं, जैसे स्प्रिंग हुआ, थर्मामीटर हुआ, घड़ी हुई, मीटर हुआ, टेप हुआ, इन सब चीज़ों को हम ले जाकर बच्चों को दिखा सकते हैं। अब सबसे लास्ट में एक चीज़ है कि हमें जो अधिगम है, अधिगम के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो उसका उपयुक्त माध्यम किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार से हमें उन्हें चूज़ करना चाहिए। तो जैसे गणित शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त माध्यम का चयन करने के लिए सबसे पहले हमें वास्तविक वस्तु को ही दिखाना चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वास्तविक वस्तु की होनी चाहिए और फिर अगर हमें वास्तविक वस्तु नहीं दिखाई दे तो उसके बाद फिर हमें मॉडलों का यूज़ किया जाना चाहिए और मॉडल्स में भी 3D मॉडल जो होते हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। 2D मॉडल अगर 3D नहीं मिल पा रहा है तो फिर 2D मॉडल पे जाना चाहिए। फिर अगर ये भी ना हो सके तो इसके बाद फिर बारी आती है वीडियोस दिखाने की, कि इसके बाद हम वीडियोस दिखा सकते हैं और अगर संबंधित चीज़ों से वीडियो भी नहीं है तो फिर रंगीन चित्र का उपयोग भी किया जा सकता है। अब अगर हम इतना सर्च कर रहे हैं और अगर ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं तो हम श्याम पट्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिस पे हम हमारे हाथों से चित्र बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब चित्र बनाएं तो रंगीन चाक का प्रयोग करें, हमेशा हर चीज़ सफ़ेद चाक से यूज़ ना करें। और इस प्रकार से हम कम कीमत में ही आसपास की वस्तुओं से बनी और हमारे परिवेश के अनुरूप जो सहायक सामग्री है उनका प्रयोग करना चाहिए और उपयुक्त माध्यम का चयन करने के पश्चात हमें उनका उपयोग करना भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने कोई सामग्री चूज़ कर तो ली अच्छी, लेकिन हमें उसको यूज़ करते नहीं आया। अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है या हम उसे वहाँ पे शो नहीं कर पा रहे हैं तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। इसलिए जो भी चीज़ आप सहायक सामग्री के लिए चयनित करें उसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो प्रभावी शिक्षण के लिए ज़रूरी हैं। और जैसे ही आजकल के बच्चों को, या अगर हम देखें कि आज की लैंग्वेज में अगर किसी टीचर को प्रभावी शिक्षक माना जाता है तो वो तभी माना जाता है जब वो इन सारी सहायक सामग्री का यूज़ करते हुए अपना शिक्षण कार्य संपन्न कराएं। अगर सिर्फ थ्योरेटिकल समझाएं तो इससे बच्चे उन्हें या कोई भी उन्हें प्रभावी शिक्षक नहीं मानता जब तक कि वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना करवाए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ना करवाए या एक्स्ट्रा मॉडल्स या ऐसी कोई वर्क ना दे, तब तक शिक्षक को प्रभावी शिक्षक नहीं माना जाता। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको गणित शिक्षा शास्त्र में ये वाला चैप्टर समझ में आया हो। अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप कमेंट करिए और बताइए कि कौन सी चीज़ है जो छूट रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट वर्जन दे दूँगी अगर कुछ चीज़ छूट रहा हो तो। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।